अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। आज बेटा हमारा टॉपिक है ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन G of a set of n positive values is the nth root of product of values। कि आपके पास जो ये पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं x1 x2 अप टू सोन xn, इनको आपने मल्टीप्लाई करना है और फिर आपने इनका nth रूट जनरेट करना है। अब हमने ना nth रूट का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर करना है। देखिए जो nth रूट है उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये अंडर रूट के बाहर आप n लिख दें। इसका मतलब है कि ये nth फॉर्म का रूट है। इस nth रूट को आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि ये जो प्रोडक्ट ऑफ वैल्यूज़ हैं तो आप ब्रैकेट लगा के बाहर आप 1/n लिख दें। इसका मतलब भी nth रूट ही है। ज़रा नोटिस करें, अगर x की पावर बेटा 1/2 है तो इसे हम लिखते हैं स्क्वायर रूट। तो अगर आप x की पावर 1/3 लिखें तो इसे हम क्यूब रूट कह सकते हैं। सिमिलर पैटर्न, अगर x की पावर 1/n है तो इसे फिर हम लिख सकते हैं nth रूट। इसी कॉन्सेप्ट की मदद से हमने इसको लिखा है nth रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ वैल्यूज। यानी हमने इसकी डेफिनेशन को पढ़ना है, यहाँ से स्टार्ट करना है। nth रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ वैल्यूज इज कॉल्ड ज्योमेट्रिक मीन। अब यहाँ पर जो ज्योमेट्रिक मीन हम बनाते हैं, कैलकुलेट करते हैं, तो उसके लिए ना 3 बुनियादी चीज़ें जिनको हमने जहन नशीन रखना है। सबसे पहली बात ये कि हमारे डाटे में कोई वैल्यू नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, यानी नन ऑफ वैल्यू इज़ नेगेटिव। क्योंकि अगर कोई वैल्यू बेटा नेगेटिव हुई तो उसका फिर ये nth रूट नहीं निकलेगा। कैलकुलेटर जो है वो नेगेटिव वैल्यूज़ का nth रूट सॉल्व नहीं करता, उसमें फिर आपको आयोटा की फॉर्म में या इमेजिनरी फॉर्म में जाना पड़ेगा। दूसरी बात ये कि नन ऑफ वैल्यू इज़ ज़ीरो। आपके डाटे में कोई रकम ज़ीरो भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब आप उनका प्रोडक्ट लेंगे तो फिर जितनी भी रकमें होंगी जब उनसे ज़ीरो मल्टीप्लाई होगा तो वो सारी की सारी ख़त्म हो जाएंगी। इसका मतलब कि ना तो हमारे डाटे में कोई वैल्यू नेगेटिव हो और ना ही हमारे डाटे में कोई वैल्यू बेटा ज़ीरो हो। अब तीसरी कंडीशन भी आपने जहन में रखनी है। ये 2 कंडीशन जो है ना ये ऑलमोस्ट सभी को पता होता है, लेकिन ये जो तीसरी कंडीशन है ना इसको आपने अच्छी तरह समझना है। तीसरी कंडीशन ये है कि डाटा मस्ट बी क्लोज एंड। क्लोज एंड का मतलब है कि आपको डाटे के ओपनिंग पॉइंट का और क्लोजिंग पॉइंट का पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पर देखें, अगर ये क्लास लिमिट का डाटा है 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30 है, तो यहाँ पर आपको पता है कि डाटा 10 से शुरू हुआ और ये 30 पे ख़त्म हो गया। ये क्लोज एंड फॉर्म है। लेकिन अगर ये ऐसे होता 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से आगे पता नहीं, अब ना तो आपको इस पॉइंट का पता है कि ये शुरू कहाँ से हुआ और ना आपको इस पॉइंट का पता है कि ये ख़त्म कहाँ से हुआ, तो इसको कहते हैं ओपन एंड। ये फॉर्म ओपन एंड है, ये वाली क्लोज एंड है। तो 3 शर्तें कि डाटे में कोई वैल्यू ज़ीरो ना हो, डाटे में कोई वैल्यू माइनस ना हो और डाटा मस्ट बी क्लोज एंड। क्योंकि अगर क्लोज एंड होगा तो फिर आप इन 2 को जमा करके 2 पे तकसीम करेंगे तो आपको x मिल जाएगा। यानी इन 2 को जमा करें 2 पे तकसीम, इन 2 को जमा करें 2 पे तकसीम, इस तरह आपको x की वैल्यूज़ मिल जाएंगी। अगर आपका डाटा इस फॉर्म में है, ओपन एंड में है, तो फिर आप x जनरेट नहीं कर सकते। तो जब x जनरेट नहीं होगा तो फिर ना आप उसमें से अर्थमेटिक मीन ले सकते हैं, ना आप उनमें से ज्योमेट्रिक मीन ले सकते हैं और ना ही हार्मोनिक मीन ले सकते हैं। अब हम इसको एक एग्जाम्पल से स्टडी करते हैं। ये जो हमने फार्मूला लिखा है इसको हम डेफिनेशन फॉर्म कहते हैं। यानी ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करने की डेफिनेशन फॉर्म है कि तमाम वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करें और उनकी पावर 1/n कर लें। देखें, अगर हमारे पास ये 3 वैल्यूज़ हैं 2, 4 और 8, तो हमने इसके लिए ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला। 2 × 4 × 8 पावर 1/n। इसको आपने कैलकुलेटर से सॉल्व करना है और आपके पास आंसर आ जाएगा 4। अब ये देखें बेटा, कैलकुलेटर से आपने इसे कैसे सॉल्व करना है।
कैलकुलेटर के ऊपर जो बटन है वो एज इट इज़ आपने प्रेस करनी, ये मैंने की साथ में लिख दी है। यानी पहले आपने ब्रैकेट लगानी है, फिर आपने 2 लिखना है, मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 8, फिर ब्रैकेट बंद कर दी। कैलकुलेटर पे एक ही इस तरह का बटन है जिसे हम पावर का बटन कहते हैं। ये बटन प्रेस करेंगे, फिर लिखेंगे 3 और फिर x का इन्वर्स, ये कैलकुलेटर पे एक इन्वर्स का बटन होता है वो प्रेस कर दें और इक्वल टू करेंगे तो आपको ये 4 आंसर जो है ये मिल जाएगा। सिमिलर पैटर्न, ये एक और क्वेश्चन है, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 3 5 6 6 7 10 एंड 12, इसका ज्योमेट्रिक मीन लेना है। तो यही फार्मूला जो हमने ऊपर सॉल्व किया है, यानी इसी फार्मूले की मदद से हम इसको भी सॉल्व करते हैं। तो इन सारी वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करें और पावर इनकी 1/7 कर दें। तो कैलकुलेटर से आपने सेम एज इट इज़ टाइप करके आंसर ले लेना है, ये आ जाएगा 6.4176। अब ये जो 2 क्वेश्चन मैंने आपको करके बेटा दिखाए हैं, ये दोनों क्वेश्चन जो है ना ये मैंने डेफिनेशन फॉर्म से सॉल्व किए। तो आपने इन्हीं 2 क्वेश्चन की तर्ज पर ये वाले 2 खुद करने हैं। ये मैंने साइड पे 2 आपकी प्रैक्टिस के लिए दिए हैं, इनको आप खुद एज इट इज सॉल्व कर लें। अब हमने ज्योमेट्रिक मीन को सॉल्व करना है बाय यूजिंग फार्मूला। हमने पहले इसका फार्मूला ड्राइव करना है, फिर उस फार्मूले को अप्लाई करना है। तो ये जो डेफिनेशन फॉर्म का फार्मूला है, इसका लॉग लें ऑन बोथ साइड, इधर भी लॉग ले लें, इधर भी लॉग ले लें। लॉग की प्रॉपर्टी है बेटा कि जो चीज़ पावर में होती है वो स्टार्ट में आ जाती है। ये 1/n जो है ना ये शुरू में आ जाएगा। अब दूसरी प्रॉपर्टी लॉग की है कि जितनी रकमें लॉग के अंदर मल्टीप्लाई होती हैं, जब उन पे लॉग अप्लाई होता है तो ये जो मल्टीप्लिकेशन है ये प्लस में चला जाता है। यानी लॉग ऑफ x1 प्लस लॉग ऑफ x2 अप टू सोन लॉग ऑफ xn, ये सारे लॉग जो हैं प्लस हो जाएंगे। अब ये जितने लॉग प्लस हुए हैं इन सारों को अगर आप वाइंड अप कर लें, यानी इस समेशन के अंदर इनको आप लिख लें, तो यहाँ हम लिख सकते हैं समेशन i वेरीज 1 अप टू n। यहाँ पर log ऑफ x आई की जगह 1 लिखेंगे ये आ जाएगा, i की जगह 2 लिखेंगे ये आ जाएगा, i की जगह n लिखेंगे ये आ जाएगा। यानी जितने log आपने ऊपर प्लस किए हुए हैं वो सारे के सारे इसमें आपने क्लोज कर लिए हैं, यानी इनको सारों को सम अप करके ऐसे लिखा हुआ। अब ये जो log है log ऑफ g, जब ये log इस तरफ आएगा तो यहाँ पर ये एंटी लॉग हो जाएगा। तो ये हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला एक जनरेट हो जाएगा। एक फार्मूला आपने बेटा किया है ये वाला, जिसमें हमने डेफिनेशन फॉर्म अप्लाई किया है, यानी ये बाय डेफिनेशन है। और एक आपने ये फार्मूला बनाया है एंटी लॉग समेशन लॉग ऑफ x ओवर n, इसको फार्मूला अप्रोच कहते हैं। अब हमने कुछ क्वेश्चन को इस फार्मूले से सॉल्व करना है। देखें ज़रा, पहला क्वेश्चन है, हमारे पास ये x की वैल्यूज़ हैं, मैंने इन x की वैल्यूज़ का लॉग लिया, लॉग ऑफ x। अब ये लॉग मैंने कैसे लेना है, देखिए ये साइड पे ना मैंने की लिखी हुई है। पहले आपने कैलकुलेटर पे लॉग का बटन दबाना, फिर आपने लिखना है 7.96 इक्वल टू, ऐसे ही आपने कैलकुलेटर पे टाइप करना तो ये पहला आंसर खुल जाएगा। सिमिलर पैटर्न, ये लॉग ऑफ 13.82 लिखेंगे ये आ जाएगा, लॉग ऑफ 22.95 लिखेंगे ये आ जाएगा, लॉग ऑफ 35.35 लिखेंगे तो ये आ जाएगा। इनको सम अप करें, ये आपके पास आंसर आ गया 4.95047। इन सारों को प्लस करके ये आया। अब आपने लॉग के फार्मूले में ये कीमतें रखनी जो पीछे फार्मूला आपने ड्राइव किया है। लॉग ऑफ x ओवर n, यहाँ पर लॉग ऑफ x की जगह ये आंसर आ गया। वैल्यूज़ की तादाद 4 है, 1 2 3 4 पे आप इसे तकसीम करें तो ये वैल्यू आपके पास आ गई। अब इसका आपने एंटी लॉग लेना है। अब एंटी लॉग जब आप इसका लेंगे तो शिफ्ट के बाद आपने लॉग का बटन प्रेस करना है। जब आप शिफ्ट के बाद लॉग का बटन प्रेस करोगे और एंटी लॉग लेंगे तो ये आपके पास जो है इसका आंसर खुल जाएगा। यानी शिफ्ट के बाद लॉग का बटन प्रेस करें और फिर ये वाली वैल्यू लिखें तो इसका आंसर जो है वो आपके पास आ जाएगा। इसी तरह ये साइड पे मैंने ना 2 क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए दिए हैं। ये दोनों क्वेश्चन आपने खुद सॉल्व करना है इसी फार्मूले की मदद से। अब देखें बेटा, अगर वो आपको 1/x की फॉर्म दे दे, यानी आपको x की फॉर्म में वेरिएबल ना दे, x की फॉर्म में डाटा ना दे, बल्कि 1/x की फॉर्म में दे दे और आपसे ये कहे जी इसका
ज्योमेट्रिक मीन निकालें, यानी उसने आपको ये रेसिप्रोकल दिए हुए हैं, ये कॉलम दिया हुआ है। तो हम सबसे पहले इस कॉलम से एक्स बनाएंगे और फिर हम इस एक्स का लॉग लेंगे और फिर इस लॉग को फार्मूले में यूज़ करेंगे। अब सबसे बुनियादी चीज़ जो है वो इस 1/x से x बनाना है। तो ये आप कैसे बनाओगे, इसके लिए ना मैंने साइड पे ये एक की लिख के आपको दी है। ये 0.0500 ये मैंने एज इट इज़ कैलकुलेटर के बटन प्रेस करके टाइप किया और x इनवर्स ये भी बटन कैलकुलेटर के प्रेस किया, इक्वल टू कर दिया, तो मेरे पास ये 22 आंसर आ रहा है। यानी मैंने कैलकुलेटर के ऊपर ये वैल्यू लिखी और x इनवर्स इक्वल टू किया तो 20 आ गया। सिमिलर पैटर्न मैंने ये वाली वैल्यू लिखी और इक्वल टू कर दें, ये 22 आ जाएगा, ये लिखें 25 एंड सो ऑन। इस तरह आपके पास सारा x जो है ये खुल जाएगा। इस की को आपने यूज़ करना है एज इट इज़। जब ये x आ जाएगा तो फिर आपने इस x का बेटा लॉग लेना है। अब लॉग ऑफ 20, लॉग ऑफ 22, लॉग ऑफ 25, लॉग ऑफ 30, लॉग ऑफ 35 एंड सो ऑन, ये लॉग का कॉलम खुल गया। इस कॉलम को आप प्लस करेंगे तो ये आंसर आ रहा है 17.47212। इस आंसर को आप यहाँ पर यूज़ करें क्योंकि ये हमारे पास मेन फार्मूला है ज्योमेट्रिक मीन निकालने का। तो log ऑफ एक्स आई ओवर एन, log ऑफ एक्स आई का आंसर है 17.47212, यहाँ से आपने लिया। n 11 है क्योंकि ये कुल वैल्यूज़ की तादाद जो है ये बेटा 11 है, तो 11 पे इसे तकसीम करें, ये आंसर आया। अब इस आंसर का एंटी लॉग लेना है, तो वही बटन जो आप लॉग का प्रेस कर रहे थे उसी बटन को अब आपने शिफ्ट के बटन के साथ ऑपरेट करना है। यानी कैलकुलेटर पे जो शिफ्ट का बटन है उसे दबाएं और फिर आप लॉग का बटन दबाएं, फिर ये रकम लिख दें, तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा इक्वल टू करने से। ये साइड पे मैंने आपको एक क्वेश्चन जो है ना प्रैक्टिस के लिए दी है। यहाँ भी 1/x है, इससे पहले आप x बनाओगे, फिर log ऑफ x लेंगे और फिर आपने इसे सॉल्व करना है। ये एक क्वेश्चन मैंने करके दिया है, एक आपको साइड पे प्रैक्टिस के लिए मैंने दी है। पांचवी टाइप जो है दैट्स वेरी मच इम्पॉर्टेंट, अब इसको आपने बड़ी तवज्जो से समझना है। पांचवा है कि ए मैन गेट्स राइज इन हिज सैलरी आफ्टर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड ईयर ऑफ द सर्विस 10%, 20%, 25%। व्हाट परसेंटेज इंक्रीज इन सैलरी। अब वो कहते हैं कि किसी बंदे की सैलरी में जो इजाफा हो रहा है वो 10% हुआ पहले साल, 20% हुआ दूसरे साल और 25% उसकी सैलरी में इजाफा हुआ तीसरे साल। तो बताएं कि ओवरऑल उसकी सैलरी में कितना इजाफा हुआ, यानी एवरेज इंक्रीज आपने ढूंढना है। तो जब भी बेटा डाटा आपको इस तरह का दे दिया जाए परसेंटेज में, तो वहाँ पर ज्योमेट्रिक मीन ही लगता है, लेकिन पहले डाटा को आपने शिफ्ट करना है। हम फर्ज करते हैं कि उस बंदे की जो इनिशियल सैलरी थी वो थी 100 पाउंड। अब 100 पाउंड के अंदर 10% सैलरी इंक्रीज़ करती है आफ्टर फर्स्ट ईयर, 20% इंक्रीज़ करती है आफ्टर सेकंड ईयर, 25% सैलरी इंक्रीज़ करती है आफ्टर थर्ड ईयर। तो ये सारे इजाफे जो हो रहे हैं ये सारे इसी के अंदर हो रहे हैं। तो हम लिखते हैं ए कोई वैल्यू है 10%, 100 के अंदर 10% ऑफ 100 निकाला, इसी में डाल दिया, ये आ गया 110। 100 प्लस 100 का ही 20% निकाला और इसी में डाल दिया। इसी तरह 100 प्लस 100 का 25% निकाला और इसी में प्लस कर दिया, ये आंसर आ जाएंगे। ये तीनों आंसर्स जो हैं इनको मल्टीप्लाई किया और फिर इनकी पावर 1/3 कर दी। ये वही फार्मूला जो डेफिनेशन फॉर्म में आपने अप्लाई किया। इनको एज इट इज़ कैलकुलेटर पे टाइप करें, पावर 1/3 कर लें, तो ये आंसर आपके पास आ जाएगी। साइड पे मैंने ना की लिखी हुई है, एज इट इज़ आपने बटन प्रेस करते जाना, ये आपको आंसर जो है ना ये दे देगा। अब 3 साल के बाद उसकी सैलरी इस वक्त इतनी है, तो हमने ये बताना है कि ओवरऑल यानी एवरेज एनुअल इंक्रीज़ कितना हुआ। तो एनुअल एवरेज इंक्रीज़ के लिए जो इनिशियल सैलरी थी 100 पाउंड, ये जो हमने स्टार्ट में लिखी थी 100 पाउंड, ये इनिशियल थी। इस आंसर में से ये जो आपके पास आंसर आया है इसमें से 100 माइनस कर दें और जो जवाब आ रहा है उसके साथ परसेंटेज लगा दें। इस तरह ये सॉल्व होगा। अब बेटा ये है सैलरी के अंदर इजाफे का क्वेश्चन। तो फ़र्ज़ करो कि इंक्रीज़ की बजाय
डिक्रीज अगर होता या डेप्रिसिएशन होता तो फिर इस क्वेश्चन ने कैसे होना था। देखें, आप कोई गाड़ी लेते हैं बिल्कुल नहीं, आप उसे 1 साल चलाते हो, उसके बाद आप बेचने चले जाते हो तो वो उतने की नहीं बिकती जितने की आपने परचेज़ की है, वो थोड़ी सी कम बिकेगी। इसी तरह अगर आप उसे 2 साल यूज़ करें फिर और कम बिकेगी, 3 साल यूज़ करके बेचेंगे तो और कम पैसे मिलेंगे। अब इसको हम कहते हैं डेप्रिसिएशन, यानी कीमत में कमी का वाक़या होना। तो अगर यही क्वेश्चन आपका डेप्रिसिएशन में होता, 10%, 20%, 25% डेप्रिसिएशन होती, यानी कमी वाक़या हो रही होती, तो फिर ये क्वेश्चन जो है, जैसे 100 में आपने 10% प्लस किया था तो यहाँ आपने माइनस कर देना। ये क्वेश्चन आपके पास माइनस की सूरत में आंसर देगा इस तरह। अब इसका ज्योमेट्रिक मीन लें, ये आंसर आ गया, सेम क्वेश्चन है ऊपर वाला ही। अब एनुअल इंक्रीज आपने बताना है, यानी एवरेज एनुअल डिक्रीज कि कमी कितनी हुई। तो पहले आपने आंसर में से 100 निकाला था, अब आपने 100 में से आंसर निकालना है। तो 100 में से ये आंसर निकालें, उसका ये आपके पास जवाब आ गया, साथ में आपने परसेंटेज लगा देना है। ये था बेटा हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने ज्योमेट्रिक मीन की पॉसिबल ऑप्शंस को स्टडी किया कि वो डाटा किस किस तरह का दे सकता है ज्योमेट्रिक मीन लेने में। तो दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। फ़ी मान अल्लाह।